हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाली यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Ryzen 7000 सीरीज के बारे में। कुछ प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर सकते हो। नाउ फीचर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और रिव्यूज जो है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे भी आपको रिव्यू फर्स्ट डे देखने को मिल जाएगा, जिस दिन लॉन्च होगा आपको देखने को मिल जाएगा उसी दिन। तो उसके लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर भी कर दो ताकि वो लोग भी Ryzen 7000 सीरीज के रिव्यूज देख पाए। लेकिन उससे पहले Ryzen 7000 सीरीज को लेके कुछ प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर सकते हो। तो अगर तुम Ryzen 7000 सीरीज के बारे में लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखना। नाउ सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आने वाली है वो बजट गेमर्स को आने वाली है। बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं Ryzen 5 7600X जो कि Ryzen 5 5600X की ही प्राइस पे लॉन्च हुआ है, ऐसा नहीं है कि महंगे पे लॉन्च हुआ है, तो प्राइस सेम है। तो अगर आपका वो बजट अफोर्ड आप उस रेंज में कर सकते हो तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक Ryzen 5 को ले लेता हूं। और अगर आप AMD के बेंचमार्क्स को देखोगे तो वो जो Ryzen 5 7600X है वो i9 12900 के को गेमिंग में बीट कर रहा है। ठीक है, तो आपको एक तरीके से i9 का कॉम्पिटिटर मिल गया या फिर एक i9 जैसा CPU मिल गया कम प्राइस पे। एटलीस्ट Ryzen 5 जो 7600X है वो i9 से तो कम ही प्राइस का है। लेकिन एक इशू है, वो इशू ये है कि ज़्यादातर इसको जो लेने वाले लोग होंगे वो थोड़ा मतलब देखो, ऑफ कोर्स सीपीयू सस्ता नहीं होने वाला, लेकिन मिड रेंज के गेमर्स होंगे। मैं एकदम बजट गेमर्स तो उनको नहीं बोलूंगा, लेकिन मिड टू हाई लेवल के गेमर्स तो होंगे जो इस सीपीयू को लेंगे। लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि भले ही AMD ने इसकी प्राइस सेम रखी है 5600 जैसी, लेकिन इसके अंदर तुम्हें किसी भी तरीके का स्टॉक कूलर देखने को नहीं मिलने वाला। जी हाँ गाइस, प्राइस सेम है, स्टॉक कूलर नहीं है। और मैंने देखा है बहुत सारे बजट गेमर्स ऐसे होते हैं जो Ryzen 5 जैसे सीपीयू को एटलीस्ट स्टॉक कूलर पे चलाते हैं ताकि मतलब उसका बिल्ड कंप्लीट हो जाए। भले बाद में उनको एयर कूलर या लिक्विड कूलर की जरूरत पड़े, वो बाद में अपग्रेड कर लेंगे। बिकॉज एक बार जब तुम्हारा पीसी बिल्ड हो गया ना तो उसके बाद तुम उसमें चीजें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक साथ सारी चीजें डाल दोगे, कूलर भी चाहिए, मैकेनिकल कीबोर्ड भी चाहिए 10,000 का, 5,000 का तुम्हें गेमिंग माउस भी चाहिए, तो फिर वो चीजें जो है ना वो चीज तुम्हारे बजट को बढ़ा देती है। ठीक है, और फिर उसके लिए घर वाले अलाउ नहीं करते। तो अच्छा ये रहता है कि पहले एक बेस पीसी बिल्ड कर लो, अपने बेस कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग कर लो और उसके बाद धीरे धीरे करके उसके अंदर चेंजेस करो। समर्स में तुम बोल सकते हो कि मम्मी समर्स हो गए, पापा समर्स हो गए, अब जो है देखो आप टेम्परेचर ज्यादा जा रहे हैं, कूलर लेना पड़ेगा। वो तुमको तब कूलर दिलवा देंगे। लेकिन अगर तुम पहले ही एक 12-15 हजार का लिक्विड कूलर डाल के अपना 70-80 हजार के बिल्ड को 1 लाख का पहुंचा दोगे, देन हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें पीसी बिल्ड ना कराएं। तो एक स्टॉक कूलर का ना होना कई लोगों के लिए एक कमी हो सकती है, जो कि इस जनरेशन में जो है वो कई लोगों को हर्ट करेगी, कई बजट गेमर्स को हर्ट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो तुम एक चीप सा कूलर जो है वो आराम से पेयर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2500, 3000, 4000 के कूलर आ जाते हैं देखने को। लेकिन मेरा जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड प्रॉब्लम है AMD के इस 7000 सीरीज के अंदर, वो इसी को लेके है कि चीप कूलर मत लगाना। बिकॉज नाउ अगेन ये सेकंड पॉइंट जो है ये कंप्लीटली अभी के लिए एटलीस्ट, क्योंकि CPU अभी मार्केट में नहीं आए हैं, मैं आपको रिव्यूज वगैरह नहीं दिखा सकता, बट अभी के लिए ये सिर्फ एजम्पशन बेस्ड है। और एजम्पशन ये है, लीक्स ये आ रहे हैं कि तुम्हारे जो 7000 सीरीज है, और एटलीस्ट अगर तुम साइंटिफिकली देखोगे, थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, तो तुम्हें भी ये चीज समझ में आएगी कि जो तुम्हारे 7000 सीरीज के CPUs होने वाले हैं ये थोड़ा सा हॉटर साइड में जो है वो रन करने वाले हैं। क्यों? तो ये बात तो देखो, हम लोग वेल नोन जानते हैं कि तुम्हारे जो इस 7000 सीरीज के CPUs हैं इनकी TDP पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। तुम अगर हाई एंड CPUs में देखोगे तो तुम्हें डिफरेंस आराम से दिख जाएगा कि तुम्हारी जो TDP है वो बढ़ा दी गई है। तो ऑफ कोर्स TDP बढ़ेंगी तो तुम जानते हो भैया CPU ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा और तो उसका हीट आउटपुट भी जो है वो ज्यादा निकलेगा। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा चीज ये है कि क्योंकि CPU की क्लॉक स्पीड भी जो है वो बढ़ा दी गई है, तो अब तुम्हारा CPU 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। उसका मतलब कि तुम्हारे ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब छोटे छोटे हैं, तुम्हारी अपने आप में जो CPU की डाई है वो बहुत छोटी छोटी है। AMD ने कुछ आई थिंक प्रेजेंटेशन दी थी कि इंटेल की जो उनके डाई है, इंटेल के जो P कोर्स है उनका एवरेज साइज एंड AMD के जो कोर्स है उनका एवरेज साइज समथिंग कंपैरिजन कुछ किया था, बट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर AMD ने बढ़ा दिए हैं। तुम्हारे ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत छोटे हैं। तुम अब इन छोटे से ट्रांजिस्टर जो कि इतने क्लोजली पैक्ड हैं, इतने डेंसली पैक्ड हैं, एक ही जगह में इतने सारे भरे हुए हैं और वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं 5.2, 5.3, 5.4 गीगाहर्ट्ज पे, तो तुमको क्या लगता है क्या वो हीट जनरेशन नहीं करेंगे? और इतने सारे कोर्स हैं। तुम जानते हो Ryzen CPUs के अंदर कितने कोर्स हैं? तो वो जो एक हॉटस्पॉट वाली सिचुएशन होती है ना कि CPU में स्पेसिफिक कोर्स में जो सेंटर की तरफ जो कोर्स है उनके अंदर स्पेसिफिक हॉटस्पॉट बन रहे हैं, वो इशू तुमको देखने को मिल सकता है। अगेन जब रिव्यू आ जाएंगे, जब
जब टेम्परेचर टेस्टिंग होगी तब जो है वो इसका खुलासा होगा, बट एटलीस्ट अभी के लिए मेरी हाइपोथेसिस है, इसको लिख के रख सकते हो। इसके अंदर तुम्हें टेम्परेचर हॉटस्पॉट देखने को मिल सकते हैं राइजन के अंदर। ऑलरेडी हम कुछ मात्रा में इसको फेस कर रहे हैं, 5000 सीरीज के अंदर भी हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। इसीलिए जो है तुम्हारे आर्कटिक लिक्विड फ्यूजर जैसे जो कूलर हैं वो एक ऑफसेट माउंट के साथ आते हैं। थर्मल ग्रिजली अपना एक ऑफसेट माउंट बनाता है। तो 7000 सीरीज के अंदर मुझे लगता है कि ये इशू एग्जैजरेट ही होने वाला है, तो इस चीज को नोट करके रख लो कि पीसी वाले ने बोला था। नाउ थर्ड इशू क्या है, iGPU को लेके। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 7000 सीरीज के अंदर जो iGPU है, जो कि है, जिन लोगों को नहीं पता, तो 7000 सीरीज के अंदर अब इंटीग्रेटेड GPU भी AMD ने दिया हुआ है। मतलब पहले जो तुम्हें AMD के CPUs मिलते थे उनके अंदर तुम्हें iGPU देखने को नहीं मिलता था, तुम्हें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता था। लेकिन अब तुम्हें एक डेडिकेटेड iGPU भी देखने को मिल रहा है AMD के इन 7000 सीरीज के CPUs में। लेकिन जो लोग सोच रहे थे कि उस पर मैं iGPU पे गेमिंग करूंगा, एक तगड़ा ग्राफिक कार्ड बाद में लगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, तुम PC बिल्ड कर सकते हो और तुम्हें ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बेसिक डे टू डे टास्क हो जाएंगे। तुम YouTube पे तुम्हें वीडियो देखनी हो, तुम्हें बेसिक कोई और काम करना हो, अगर तुम एक साउंड इफेक्ट्स या फिर तुम अगर म्यूजिक प्रोडक्शन का कुछ भी वर्क करते हो, तो तुम्हें ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। सीधा CPU लगाओ और चलाओ, कोई इशू की बात नहीं, बिकॉज तुम्हारे साउंड डिजाइन वगैरह में जो है वो तुम्हारा मेन CPU ही यूज होता है, GPU का उसमें कुछ काम नहीं है। बट गेमर्स जो सोच रहे थे ना कि सिर्फ iGPU पे हम लोग काम चला लेंगे, तो नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाओगे। बेसिक आपका PC ऑन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गेमिंग आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसके अंदर आपको सिर्फ 2 कंप्यूटर यूनिट देखने को मिलती है। और एटलीस्ट अभी जो रूमर्ड परफॉर्मेंस है, अगेन एक्चुअल परफॉर्मेंस रिव्यू में मैं अपुन बताएगा तुमको रिव्यू में एक्चुअल परफॉर्मेंस, बट अभी के लिए जो रूमर्ड परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस जो है इंटेल का जो तुम्हारा iGPU है ना, तुम्हारी 12th जनरेशन का, उससे भी वीक है। तो मतलब तुम एज्यूम कर सकते हो कि हो सकता है तुम CSGO जैसा कुछ गेम एक कुछ सेटिंग्स पे खेल लो, मे बी GTA 5 तुम्हारा चल जाए। GTA 5 इतना वीक गेम हो चुका है आज के ज़माने में कि वो किसी में भी चल जाता है। इवन तुम फोन में भी GTA 5 चला सकते हो, तुम्हारे फोन का जो चिप्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है। अब ज़्यादा टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊँगा, बट AAA गेम्स चलाने की बिल्कुल मत सोचना। बेसिक PC ऑन हो जाएगा और एकदम तुम्हारे जो CSGO टाइप के गेम है उसको तुम मे भी खेल पाओगे। और अगर तुम्हें परफॉर्मेंस का आइडिया लगाना है तो 12th जेन से भी जो है वो कमजोर है, तो इसका तुम आइडिया लगा सकते हो। प्लस तुम्हारी रैम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, DDR5 की क्या फ्रीक्वेंसी पे तुम चला रहे हो, वो भी जो है वो मैटर करता है, जो कि हमारा 4th पॉइंट भी है। तो 4th पॉइंट हमारा है रैम को लेके ही, DDR5 रैम। अब मान के चलो तुम DDR5 अफोर्ड कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो नई 7000 सीरीज है इसके अंदर ओनली DDR5 का सपोर्ट है, DDR4 का सपोर्ट नहीं है, तो तुम सिर्फ DDR5 ही इसके अंदर लगा पाओगे। लेकिन मान के चलते हैं तुम DDR5 अफोर्ड भी कर लेते हो, कोई एक 4800 मेगाहर्ट्ज, 5200 मेगाहर्ट्ज, 5400 मेगाहर्ट्ज, और तुम सोचते हो कि मैं राइजन बेस्ड एक PC बिल्ड बनाऊंगा। हाँ, DDR5 की प्राइस अभी महंगी है और बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि DDR5 की प्राइस कम हो रही है, तो जी हाँ, सच है वो बात। DDR5 की प्राइस कम हो रही है, पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। लेकिन DDR5 स्टिल महंगी है। और दूसरा, AMD के CPU में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो पाने के लिए हो सकता है तुमको एटलीस्ट DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम लेनी पड़े, DDR5 6000 टू गेट द स्वीट स्पॉट। अगेन तुम कम की ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, चल जाएगा, बट टू मेंटेन दैट इन्फिनिटी फैब्रिक वाला बैलेंस एंड टू गेट द स्वीट स्पॉट, तो तुम्हें कम से कम एक 5800 मेगाहर्ट्ज, 6000 मेगाहर्ट्ज, 6000 प्लस हो सकता है तुम्हारा अगर फैब्रिक क्लॉक होता है, तो तुम्हें वो लेनी पड़ेगी, जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख भी रही है। इस टाइप की रैम तुम्हें लेनी पड़ेगी। टीम ग्रुप की जो तुम देख सकते हो, ये वाली रैम जो है वो 6400 मेगाहर्ट्ज की है, DDR5, 8GB सब तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगा, बट प्राइस भी जो है वो उसी लेवल पे है। इस टाइप की हाई एंड रैम जो कि मैंने तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई टीम ग्रुप की, इस टाइप की रैम तुम्हें लेनी पड़ेगी एंड स्टिल इनकी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा होने वाली है। तो ये एक और इशू बन सकता है आपके Ryzen 7000 सीरीज के PC बिल्ड को लेके। नाउ एक और इशू है, अगेन ये इशू आप लोगों के लिए कितना इशू है वो मुझे नहीं पता, बट एक इशू AMD ने खुद क्रिएट किया है, और वो क्रिएट ये किया है कि AMD ने बोला है कि वो अपने इन्हीं CPU के Ryzen 7000 सीरीज के CPU के ही, जो कि अभी आए भी नहीं है मार्केट में, इनका 3D Vcache वर्जन लेके आएंगे। जैसे कि तुम्हारा 5800X 3D था, वैसे ही इनके भी वर्जन आएंगे। बट अभी हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि कौन कौन से CPU के AMD जो है वो 3D Vcache वर्जन लेके आएगा। पिछली जनरेशन में तो सिर्फ 5800X जो तुम्हारा CPU था Ryzen 7 उसी का आया था, लेकिन इस जनरेशन में क्या Ryzen 5 का आएगा, क्या Ryzen 9 का आएगा, क्या Ryzen 7 का आएगा, हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये जो 3D Vcache वाले CPU आएंगे, ये बोला जा रहा है कि अगले
अगले साल शुरू होते ही आ जाएंगे। तो मतलब तुम्हारे पास 3-4-5 महीने हैं मुश्किल से, उसके बाद जो है वो नई सीपीयू आ जाएंगे AMD की ही तरफ से। तो काइंड ऑफ अगर तुम अभी थोड़ा बहुत पैसा बचा के बिल्ड करते भी हो तो उसके कुछ दिनों बाद जो है, नॉट कुछ दिन, कुछ महीनों बाद जो है वो AMD का ही और ज़्यादा पावरफुल तुम्हें सीपीयू देखने को मिल जाएगा और तुम्हारा सीपीयू जो है वो 5-6 महीने में ऑब्सोलीट हो जाएगा। बट अगेन ये कितना इशू है ये मुझे नहीं पता, बिकॉज़ ये अब एक कॉमन चीज़ हो चुकी है। अगर AMD अपने 3D Vcache के सीपीयू ना भी निकाले तो भी इंटेल की 13th जनरेशन आ जाएगी और वो देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। बोला तो ये भी जा रहा है कि 13th जनरेशन भी काफ़ी हॉट रन करने वाली है, बट हर 6 महीने में सीपीयू लॉन्च होते रहता है। तो इस बात को लेकर तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि AMD कुछ ही महीनों में और ज़्यादा अच्छे सीपीयू निकाल देगा। बट आई थिंक एक पॉइंट था जो मेंशन करना था, तो मैंने मेंशन कर दिया। बाकी पॉइंट ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक होगा, वहाँ से अगर तुम कुछ भी शॉपिंग करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। टेक केयर गाइस।